Hello everyone, this is ITDC India presentation Bhopal. For say this, there is one English quote that says, "Wherever the medicine is being loved, means there is a love for humanity also." सो जब हम भोपाल में आज हैं और हम एक ऐसी सर्च में हैं कि जहां कहा जाता है कि रिसर्च में वर्कआउट्स हो रहे हैं, तो सुपर स्पेशलिटी रीजन के लिए स्पेशली हम बात करें तो मध्य प्रदेश में जो इसकी सर्च है उसके बारे में बात करें तो बहुत सीमित संसाधनों के साथ बहुत सीमित संस्थान इस पर काम कर रहे हैं। बट उनमें से कुछ स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज के साथ भी हैं और कोशिश है उनकी उन कामयाबियों की तरफ बढ़ने की जिनके लिए भारत बड़ी आशा के साथ देखता है। तो हम भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर BMHRC में हैं और आज हमारे अपनों से अपनी सी बात क्रम के मेहमान हैं डॉक्टर मनोज पांडे जो कि डायरेक्टर BMHRC भोपाल हैं। तो हम शुरुआत करते हैं वर्ड्स विद वीरेंद्रा की इस मुलाकात के साथ। वेलकम ITDC। एक स्लोगन है BMHRC का, केयरिंग इज अ वे ऑफ लाइफ। मैं शुरुआत करता हूं, मिस्टर पांडे हमें बताएंगे सर केयरिंग इज अ वे ऑफ लाइफ BMHRC जब कहता है तो वो किस एक्सपेक्टेशन के साथ वर्कआउट करता है? देखिए BMHRC जो है वो एक गैस ट्रेजेडी के बाद गैस के जो लोग जिनको गैस त्रासदी हुई उनको एक स्पेशल केयर देने के लिए ये अस्पताल की स्थापना की गई थी। जी 98 में बनना शुरू हुआ, 2000 में बन के फंक्शनिंग हुआ जी एंड सिंस देन इट इज दिस इज वन हॉस्पिटल व्हिच हैज डेडिकेटेडली बीइंग सर्विंग द गैस विक्टिम्स। जी The unique feature about this hospital is that जी this is perhaps the only super specialty hospital in this जी region which provides cardiac care, neuro जी care, nephrology care जी and the critical care हाँ जी to the gas victims and also to some extent to other people. जी। जो हम बात करते हैं कि जो मिशन आपने 1998 में लिया है जी जो कहता है कि फ्री हेल्थ केयर हम प्रोवाइड करेंगे, जी वो जो विक्टिम ऑफ गैस ट्रेजेडी हुई 1984 की, जी और अराउंड जो डेटास कहते हैं कि अराउंड 6 लाख आपके पास रजिस्टर्ड हैं जी जो आपसे जुड़े हुए हैं, जो सर्वाइवर्स हैं। जी तो अभी जो हम बात करते हैं कि हम आज देखें ऑलमोस्ट 30 इयर्स पीछे की घटनाओं से आगे आए हैं, तो क्या हम उस जो मिशन के साथ शुरू हुए थे उसमें आप सफल हैं? शुरुआत देखिए हम यहीं से देखिए करेंगे। 5,76,000 लोग इस जी त्रासदी हाँ में सरकार के रिकॉर्ड के हिसाब से गैस विक्टिम्स हैं जी और जिसमें से करीब करीब 3,78,000 हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं जिनको हम लोग समय समय पे ट्रीटमेंट दे चुके हैं या ट्रीटमेंट दे रहे हैं। जी तो लगभग 80% गैस विक्टिम्स को आज की तारीख में BMHRC कवर करता है। हाँ 2 साल पहले ये सन 13-12 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जो गैस विक्टिम्स के डिपेंडेंट हैं जी वो भी गैस विक्टिम्स की श्रेणी में शामिल कर दिए गए हैं और उनको भी फ्री मेडिकल केयर एक्सटेंड कर दी गई है। जी तो अगर आप एवरेज फैमिली साइज 4 का ले लें हाँ, तो आज की तारीख में भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल का जो पेशेंट रेफरल बेस है वो करीब 25 लाख लोगों का है। बहुत शानदार। हम बहुत बड़ी हेल्थ कैटर कर रहे हैं बहुत मेडिसिन के लेवल बहुत से। ज़्यादा। हम देखते हैं कि जब बात करते हैं आपने इसका जो तरीका है उसमें आपने सैटेलाइट हेल्थ यूनिट्स बनाई, जी हेल्थ सेंटर्स जी बनाए। लगभग मेरी नॉलेज के हिसाब से 8 सेंटर्स काम कर 8 रहे हैं। सेंटर्स काम करते तो ये इनकी वर्किंग क्या है और आप रेफरल की तरह काम करते हैं उन्हें? हैं। देखिए बेसिकली जो पैटर्न लिया गया था वो कॉग एंड व्हील पैटर्न लिया गया था। हाँ जी कॉग एंड व्हील पैटर्न में हेल्थ केयर 3 टायर सिस्टम है, जी लेकिन जब 98 में BMHRC की स्थापना हुई तो उन्होंने 2 लेयर कॉग एंड व्हील सिस्टम लिया जो जिसमें 3 लेयर को 2 2 लेयर लेयर कॉग में एंड किया। व्हील तो सिस्टम में हमारे लिया। पास प्राइमरी केयर हाँ पेरिफेरी में 8 सैटेलाइट यूनिट प्रोवाइड करती हैं हाँ जी और वहां से वो पेशेंट को रेफर करती हैं हाँ BMHRC में फॉर टर्शियरी ट्रीटमेंट। हाँ मेरे पास सेकेंडरी लेवल ऑफ ट्रीटमेंट नहीं है, हाँ। तो जो हमारी सेकेंडरी लेवल ऑफ ट्रीटमेंट है इन जिसमें टर्शरी के लिए आपके पास ही आ रहा है? टर्शियरी के मेरे पास आ रहा है, हाँ लेकिन जो सेकेंडरी लेवल ऑफ केयर है हम्म, वो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड की जाती है। अच्छा तो स्टेट गवर्नमेंट के 6 गैस हॉस्पिटल्स हैं जी हाँ। जो सेकेंडरी लेवल ऑफ केयर प्रोवाइड करते हैं। लाइक जवाहरलाल नेहरू DIG बंगलो हॉस्पिटल, DIG बंगलो है, कमला नेहरू, लाइक दैट आई थिंक। शाकिर अली है, अच्छा कमला नेहरू है। हाँ
तो ये सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रोवाइड करते हैं, हाँ। और हम लोग सुपर स्पेशलिटी टर्सरी लेवल प्रोवाइड करते हैं। जब हम सुपर स्पेशलिटी की बात कर रहे हैं तो जैसे कहा जाता है कि सब हमारे पास बीएमएचआरसी हैविंग अ टीम ऑफ डिलिजेंट एंड डेडिकेटेड हाईली क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं जो जी इंक्लूडिंग स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट रखते हैं। अभी बीते समय में कुछ देखा गया कि मोर देन हाफ डजन जो सुपर स्पेशलिज्म है जी आपके यहाँ से क्वाइट भी करा। जी। तो क्या अभी आपको लगता है कि आप अभी जिस लेवल पे हैं वहां पर हमें अभी जरूरत है बहुत सुपर स्पेशलिटी रीजन को कवर अप करने की? देखिए, कुछ स्पेशलिटीज में तो नहीं, जी क्योंकि कुछ स्पेशलिटीज में हमारे पास बैकअप था। जी। जहाँ 3 लोग थे उनमें से एक छोड़ के चला गया, तो हाँ हमारे पास अभी भी 2 क्वालिफाइड फिजिशियंस या सर्जन अवेलेबल हैं। हाँ। लेकिन यस, एक आध स्पेशलिटी मेरी ऐसी है जहाँ पे एक ही आदमी काम कर रहा था और वो छोड़ के चला गया, तो वहाँ डेफिनेटली फर्क पड़ा है। बिल्कुल। डेफिनेटली फर्क पड़ा और है। उसको ओवरकम करने के लिए क्या प्रयास जारी है? हम लोगों का एक राउंड ऑफ रिक्रूटमेंट ऑलरेडी हो चुका है। सेकंड राउंड ऑफ रिक्रूटमेंट के लिए ऑलरेडी एडवर्टाइजमेंट इन प्लेस है। हाँ 26 जी। जून लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए, जी और वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू फिलिंग अप दोज वैकेंसीज। हाँ जी। अभी जैसे हम बात करते हैं कि हेल्थ केयर इज जस्ट फर्स्ट स्टेप इन आवर सर्विस, जी बात करें कम्युनिटी के लिए, और वो कभी भी टीचिंग नॉलेज के बगैर पूरी नहीं होती है। जी तो अभी बीच में जैसा जाना कि हम लोग उन कोशिशों में कि पैरामेडिकल एजुकेशन, नर्सिंग एजुकेशन और डीएनबी कोर्सेज की बात करें, तो हम सिलसिलेवार जानना चाहेंगे पैरामेडिकल, नर्सिंग और डीएनबी के बारे में, जो आपके प्रयास हैं, जो आपका विजन भी है। देखिए, पैरामेडिकल कोर्सेज यहाँ ऑलरेडी रन कर रहे हैं, हाँ जी। ट्रस्ट के समय से ही रन कर जी रहे हैं। जी। नर्सिंग स्कूल था जिसको अपग्रेड करके नर्सिंग कॉलेज बना दिया गया है, तो हाँ अब जी। हम लोग बीएससी प्रोग्राम स्टार्ट कर दिए हैं। हम्म। और एमएससी प्रोग्राम इन नर्सिंग जो है वो 2015 से स्टार्ट होना है, हम्म। जिसके लिए ऑलरेडी एफिलिएशन के लिए फॉर्मेलिटीज नर्सिंग काउंसिल को भी और बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी को भी हम्म। भेज दी गई हैं। तीसरी है पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग, जो मेडिकल टीचिंग है। जी। देखिए, आपने मुझसे अभी सवाल पूछा कि आपके पास स्पेशलिस्ट नहीं है। हम्म। अगर आप पूरे के पूरे मध्य प्रदेश रीजन या पूरा मध्य भारत को देख लें, जी मध्य जी। प्रदेश खाली नहीं, हाँ तो आप ये पाएंगे कि कहीं भी स्पेशलिस्ट नहीं है। हाँ। उसका उसका सबसे बड़ा कारण यह है जी कि हमारे देश में सुपर स्पेशलिटी तक पहुंचते पहुंचते डॉक्टर को ऑलरेडी 10 साल हो चुका होता जी है, हाँ उसको 3 जी। साल और लगाना होता है। बिल्कुल। तो पहले तो बहुत सारे लोग वहां तक पहुंच नहीं पाते। हाँ जो लोग पहुंचते हैं वहां पे, वो जाके प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, जी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में, जी। और अगर वो गवर्नमेंट जॉब में भी आते हैं तो वो प्रेफर करते हैं दिल्ली बम्बई जैसे मेट्रो सिटीज में सेटल होना। हाँ जब तक हम उस मैन पावर को बढ़ा के इस लेवल तक नहीं लाएंगे कि हमारे मेट्रो सैचुरेट हो जाएं, हाँ। तब तक वो आदमी आके सेमी मेट्रो सिटीज या बी क्लास सिटीज या सी क्लास सिटीज में सेटल नहीं होगा। हाँ जो लोग आते हैं वो बेसिकली इसलिए आते हैं कि या तो उनकी फैमिली वहां रह रही है या उनका परिवार वहां रह रहा है, जी उनका कोई रूट है, अटैचमेंट है। जी। इसलिए आदमी एक बार सोचता है कि चलो भोपाल चले चलते हैं, घर में रह लेंगे। हम्म। बट अदरवाइज अगर आप देखिए तो ये सुपर स्पेशलिटी की एक ऐसी समस्या है, ये समस्या हर यूनिवर्सिटी को, हर कॉलेज को है। यानी हम इसको समझें सिंपल शब्दों में, तो आप ये बताना चाहते हैं कि हमारे पास नीड जो है सुपर स्पेशलिटी की, वो कैटर ही नहीं हो रही हम है, कैटर ही नहीं कर पा रहे हैं। पहली बात। तो उसके लिए आपको डीएमएमसीएच प्रोग्राम स्टार्ट करने पड़ेंगे, और हाँ जितने ज्यादा सेंटर्स पे जी। जितनी ज्यादा सीटें आप क्रिएट कर सकते हैं, हाँ उतनी आपको क्रिएट करनी पड़ेंगी। और ये अगर आप आज की तारीख में क्रिएट करते हैं तो जी। इसका इफेक्ट 5 से 10 साल में आएगा। वैसे अभी भी जैसे बात करी जाए सुपर स्पेशलिटी रीजन की, तो इसमें सो कॉल्ड बहुत सारे हॉस्पिटल अपने बारे में कहते हैं कि हम ये हैं, हम ये हैं, और अपना लेबल भी एशिया लेवल से कॉम्पीट करते हैं। और वहीं पर हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी हैं, एम्स भी भोपाल है जो तैयारी में है, हम आप लोग भी बैठे हैं। तो आपको नहीं लगता कि सुपर स्पेशलिटी रीजन में वैसे भी पहले से ही कम थे, और ये सब के सब भी इधर उधर स्कैटर होने वाले हैं? देखिए, मेरे ख्याल से जो जहां तक मेडिकल केयर का डिफरेंस है, वहां कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा। जो फर्क पड़ता है हम में और कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में, जी। वो स्टार रेटिंग का फर्क है। हाँ हमारे हॉस्पिटल 5 स्टार रेटेड नहीं है, हाँ हाँ। और हम कितना भी चाहें हम 5 स्टार रेटेड फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो उन फैसिलिटीज को ठीक है हम एक कंप्रोमाइज लेवल पे ले जाएं, बट क्या हम कहीं मेडिकल में कंप्रोमाइज करते हैं उन चीजों नहीं, के लिए? नहीं। जो आप कभी भी किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में देखिए, तो जो बेसिक आपके कॉम्प्रोमाइज होते हैं वो आपके रूम की क्वालिटी जी हाँ। या एयर कंडीशनिंग की अवेलेबिलिटी,
वैसे भी एक सामान्य इंसान जिसकी एक एवरेज आमदनी ऑन एंड एवरेज 2 से 5 लाख होती है साल भर की, उस इंसान को तो वैसे भी रेटिंग शब्द नहीं मालूम होता है। उसे ये मालूम है कि मैं कैसे सेफ हूँ। तो उसमें तो वैसे ही वो पॉजिटिवली आपकी तरफ आता है। जी। तो क्या हम उन सेवाओं को जिनकी वो एक्सपेक्टेशन रखता है, हम पूरा करने के लिए वो सब पूरी टीम रखना चाहते हैं जो हमें जरूरत है? देखिए बीएमएचआरसी में जहाँ तक है वो डेडिकेशन है। हाँ। बीएमएचआरसी मेरे ख्याल से इकलौता हॉस्पिटल होगा जो पेशेंट को उसके घर से एम्बुलेंस भेज के पिकअप करता है, हम्म। घर पे उसके ड्रॉप करता है। हाँ। मेरी एम्बुलेंस और हीट सर्विस ऑलमोस्ट 24 आवर्स रन करती है। जी। मेरे यहाँ नहीं होता कि रात में आपको एक ही वैन वैन मिलेगी, मेरी सारी व्हीकल्स 24 आवर्स रन कर रही होती हैं। इसमें जैसे हम बात करते हैं, हमारे बीएमएचआरसी में भी पीछे टैग लगा हुआ रिसर्च का। जी। और ये बड़ा एक अभी इस समय ज्वलंत मुद्दा बन गया है कि मोस्टली जगहों पर रिसर्च के नाम पर एक जैसे कहते हैं कि खाना पूर्ति वाली बात हो रही है, ऐसा सुनने में आता है। अब जो हकीकत के करीब वाली बात है वो आप लोग ज्यादा शेयर करते हैं, असलियत के पास बहुत करीब होते हैं। अभी बहुत बड़े एक यहाँ के वेल फेमस डॉक्टर हैं गवर्नमेंट के, उनसे बातचीत में भी जाना तो उन्होंने भी इस बात को कन्फेस किया ऑफ द रिकॉर्ड कि हमारे यहाँ पर जिन भी हॉस्पिटल्स में नाम लिखा हुआ रिसर्च का, वो सिर्फ नाम के लिए रिसर्च लिखा है। उन हॉस्पिटल्स में कोई भी रिसर्च नहीं हो रही है, इंक्लूडिंग उनका हॉस्पिटल भी, वही भोपाल का ब्रांड हॉस्पिटल है इस नाम के लिए, रिसर्च के लिए। लेकिन उनका कहना यह है कि ये इसलिए नहीं कि हमारी कहीं पर हम लोग कमजोर हैं या हम लोग इच्छा शक्ति नहीं रखते हैं। सिर्फ रीजन ये है कि हमारे पास ओपीडी का इतना वर्कलोड है कि हमें समय ही नहीं हम सारे डॉक्टर्स को मिलके कि हम उनको संभाल सकें। तो हमारे लिए प्रायोरिटी हो जाते हैं ओपीडी, हमारे पेशेंट। तो हम लोग रिसर्च नहीं कर सकते, हमें डेडिकेशन देंगे तब भी हम नहीं पहुंच पाएंगे वहां तक। तो क्या हमें नहीं लगता कि हमें दो तरह से बाइलिंगुअल पैरेलल टीम बनानी पड़ेगी? नहीं, पैरेलल टीम नहीं बनानी पड़ेगी। देखिए मैं आपको, जैसे आपने कहा कि ओपीडी पे लोड है, ओपीडी पे लोड इसलिए है कि आपके पास स्पेशलिस्ट कम है। आप किसी व्यक्ति से उम्मीद करते हैं कि वो पेशेंट भी देखेगा, जी। एडमिनिस्ट्रेशन भी देखेगा, हाँ। वो वापस आके रिसर्च भी करेगा। जी। दिन में 24 ही हाँ। घंटे होते हैं। बिल्कुल। तो अल्टीमेटली परफॉर्मेंस कहाँ से आएगी? हाँ। अगर आप विदेशों में देखिए तो विदेशों में मैं यूएस में ट्रेंड हूँ। हाँ। यूएस में एक ओपीडी में जिस दिन आपकी ओपीडी होती है, वीक में एक दिन होती है, हम्म। और आपको केवल 8 पेशेंट देखने होते हैं। हाँ। आपको हर पेशेंट के साथ मिनिमम 40 मिनट बिताने होते हैं। तो वेल। आप एक पेशेंट को 40 मिनट में देखते हैं, वेल। और उसके बाद एक दिन आप सर्जरी करते हैं, 3 दिन आपके एकेडमिक होते हैं, हाँ। 2 दिन आप वीकेंड ऑफ होते हैं। तो क्या ये चीजें कहीं पर, ये बातें, ये पॉइंट्स, ऑब्जेक्टिव्स हम लोग फॉलो कर तो सकते हैं? इसमें पहली चीज तो यह है कि हमारे पास उतने स्पेशलिस्ट नहीं है। हाँ। तो हम ओपीडी पे नंबर पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते। यदि हम बात करें अगर स्पेशलिस्ट कम है तो वो दिनों दिन रातों रात तो नहीं बनेंगे। तो इसका मतलब है कि 10 साल के लिए तो बात तो आगे। अब आप उसको डिफरेंस देखिए। जी। जैसे मैंने कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स में मैं एज ए स्पेशलिस्ट 8 पेशेंट रोज देखता था। हाँ। मेरा न्यूरो मेडिसिन 242 पेशेंट देखता है। तो अब आप 8 को 242 से कंपेयर कर लीजिए, और उसके बाद मुझे बताइए कि रिसर्च कहाँ से आएगी। ओहो हो। रिसर्च करने के लिए जरूरी है, रिसर्च क्वेश्चंस आते हैं, रिसर्च जी। करने के लिए जरूरी है कि जो व्यक्ति है, एक हाँ। तो पहले उसका इंटरेस्ट होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए, बिल्कुल। और तीसरी चीज उसके पास समय होना चाहिए। हाँ। चौथी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है रिसोर्सेस। हाँ। जब हम हेल्थ केयर की पर से बात करते हैं तो हेल्थ केयर में हमारा आपको तो मालूम है कि जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा हमारे हेल्थ केयर के लिए नहीं आता है, बहुत छोटा बिल्कुल। हिस्सा आता है। बिल्कुल। उस छोटे हिस्से में से सैलरीज निकल जाती हैं, उसके बाद फ्री ट्रीटमेंट्स एंड डोल्स निकल जाते हैं, उसके बाद बजट का एक बहुत ही छोटा हिस्सा बचता है जो रिसर्च की फंडिंग के लिए अवेलेबल होता है। हाँ। तो हमारी जो पहली प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि रिसोर्सेज हमारे पास कम हो जाते हैं। तो हमारे पास टाइम कम है, मैन पावर कम है, हमारे पास रिसोर्सेज कम है। ये अगर हम बात करें गवर्नमेंट से, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आप रिक्वेजिशन तो भेजते ही होंगे लगातार कि हमें जरूरत है, जी जैसे 180 करोड़ का जी बजट आप एनुअल मान के चल रहे हैं। तो क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको इस मामले में सहयोगात्मक रवैया दे रही है? बिल्कुल। देखिए जहां तक मेरा सवाल है, आईसीएमआर खुद एक रिसर्च बॉडी है, तो आईसीएमआर को किसी भी तरह से फंडिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जहां तक हमारी रिसर्च प्रपोजल का है, तो हमारी रिसर्च प्रपोजल में फंड कभी भी आड़े नहीं आता। अच्छा। प्रपोजल हैज टू बी गुड, प्रपोजल हैज टू हैव ए यूटिलिटी। जो कल जैसे आपसे चर्चा हो रही थी, तो उसमें जी। एक वन ऑफ द थिंग इज दैट हम लोग की जो रिसर्च है वो बेंच तक ही सीमित रह जाती है। हाँ। उसका बेनिफिट कभी पेशेंट को नहीं मिलता है। हाँ। हम लोग बहुत रिसर्च करते हैं, बहुत हाँ। पेपर पब्लिश करते हैं, जी।
लेकिन अगर आप बात करें कि हमने पाथ ब्रेकिंग क्या किया, यानी हम मेरा वापस। मेरा देश को क्या कंट्रीब्यूशन, हाँ। मैंने क्या कंट्रीब्यूट हाँ किया, बिल्कुल हाँ। तो अगर आप उसकी बात करते हैं तो आप पाएंगे कि हमारे देश ने मेडिकल सर्विसेज में शायद ही कुछ कंट्रीब्यूट किया हो। दैट्स द रीजन व्हाट आई एम दिमाग पे आस्किंग। जोर डालना जी पड़ता है, बिल्कुल बिल्कुल दिमाग हाँ। पे जोर डालना कि पड़ता है। कहाँ हम लोगों हम ने लोग कुछ जोक दिया करते हैं कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जीरो है। है। बिल्कुल सही, इट्स ट्रू। ठीक है, बिल्कुल। तो अगर आप अपने दिमाग पे जोर डालें तो आप ये पाएंगे कि हिंदुस्तान ने ना कोई नई दवा कंट्रीब्यूट की, ना बिल्कुल कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट आया, हाँ। ना कोई भी ऐसा पाथ ब्रेकिंग चीज हिंदुस्तान ने कंट्रीब्यूट नहीं किया जो जो विदेश में पहले नहीं था। हाँ। हमने सिर्फ उस विदेशी टेक्निक को उठा के इंडियनाइज कर दिया, हाँ। जिसको हम बोलते हैं कि प्रोसेस पेटेंट और प्रोडक्ट पेटेंट। जी। तो पहले जब था तो प्रोडक्ट पेटेंट होता था तो हम उसी प्रोडक्ट को दूसरे प्रोसेस से बना के प्रोसेस पेटेंट में ले आते थे, हाँ प्रोसेस पेटेंट जो है उसको लागू कर देते थे। हाँ। लागू कर देते थे। तो हाँ। हम लोग प्रोसेस प्रोसेस दूसरे प्रोसेस से वही चीज बना देते। मुझे जी। चीनी बनानी है तो मैंने गुड़ से ना बना के मैंने गन्ने से ना बना के शकरकंद से बना दी, हाँ बनी चीनी, बनी चीनी है लेकिन प्रोसेस का चेंज हो प्रोसेस गया हमने चेंज बस। कर दिया। हाँ जी। तो जिसको रिवर्स इंजीनियरिंग भी कहते हैं, जी। जिसमें हमारा देश आज की तारीख में नंबर 1 है। तो हम लोगों ने कभी भी अपना दिमाग कोई एक विशेष चीज खोजने में नहीं लगाया। इनोवेशन पे नहीं बढ़े हम लोग। हम लोग हमेशा इसी में रह गए कि इसने ये बना लिया, इसने ये ऐसे बनाया, तो मैं इसे पेटेंट लॉ को बाईपास करते हुए इसको कैसे बना सकता हूँ। हाँ बस उसको उस पे हमने पेटेंट को रिसर्च जरूर की, पेटेंट क्रैक करना हमें आता है, पेटेंट हमारे क्रैक देश के करना हमें लोग आता है। जो एक सिंपल वर्ड है, हाँ। जुगाड़ू भाषा मध्य प्रदेश में कहा जाता है उसे। पर लेकिन कुछ डॉक्टर कुछ एक साहब। जगह है, कुछ एक हाँ। जगह है जो है, जैसे मैं कुछ एक इंस्टीट्यूशंस की नाम लूंगा, जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी इन पुणे हम्म, है। हम्म, वायरल डिसीजेस कुछ हैं जो हमारे देश की बहुत ही स्पेसिफिक हैं, जैसे डेंगू फॉर हम्म, एग्जांपल। हम्म, इनकी डायग्नोस्टिक किट्स हमने बनाई हैं। हम्म, तो कुछ हमारी प्रॉब्लम है जो हमारी स्पेसिफिक हिंदुस्तान की प्रॉब्लम है, जिस पे दूसरे लोग काम नहीं करते। हम्म, हम्म। तो उन प्रॉब्लम्स पे डेफिनेटली देयर इज ए रिसर्च, कुछ है, लेकिन यस क्वांटम उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा होना चाहिए, जितना हम एक्सपेक्ट भी करते जितना हैं। हम एक्सपेक्ट करते आपको नहीं लगता, जैसे आप बात कर रहे हैं, जैसे आपने कहा रिसर्च में आप लोग कर रहे हैं, एटलीस्ट आपने कन्फेस किया कि हमारे तो रिसर्च हो रही है। तो हम बीएमएचआरसी की बात करें तो आप अपना स्टैंड देखें कि रिसर्च हमारे यहाँ चल रही है, हैं। जी, और उन रिसर्च के रिजल्ट्स जो हैं वो पेशेंट तक, उस बेड तक कैसे और कब पहुंचेंगे? देखिए अब जो पिछले 1 साल में नई रिसर्च स्टडीज लॉन्च की गई हैं, तो उनमें एक सवाल जो मैं खुद पूछता हूँ रिसर्चर से, वो ये पूछता हूँ कि इसका फायदा क्या है। हम्म, और यहाँ भी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च इन एनवायरमेंटल हेल्थ, हाँ मेरे जो दूसरे इंस्टीट्यूट में देखता हूँ, दोनों में सवाल यही पूछा जाता है कि अल्टीमेटली इस रिसर्च को करने से हमें क्या बेनिफिट है। बिल्कुल। तो मुझे बेसिक रिसर्च करने से कोई एलर्जी नहीं है, हम्म, मुझे कोई रिजर्वेशन नहीं है कि मैं बेसिक रिसर्च ना करूं, हम्म, लेकिन मैं ये देखना चाहूंगा कि अगर मैं बेसिक रिसर्च भी कर रहा हूं तो अल्टीमेटली आज नहीं तो 5 साल बाद, 10 साल बाद, 2 और स्टडी करने के बाद क्या हम्म, वो मेरे लिए उपयोगी साबित होगी। जी। अगर वो चीज मेरे लिए उपयोगी साबित नहीं होगी तो मैं उस पर अपनी रिसोर्सेज, मेरी रिसोर्सेज बहुत प्रीशियस है, हाँ। मैं अपनी रिसोर्सेज कम है, हाँ तो उनको क्यों वेस्ट करूं। बिल्कुल। तो प्रायोरिटी ये रहनी चाहिए कि हम वो रिसर्च करें जिस रिसर्च से हमें कुछ बेनिफिट हो, सोसाइटी को कुछ बेनिफिट एक हो। मुझे यहाँ चैनल में भी गैप नजर आता है कि जैसे अगर आप रिसर्च करते हैं, आपके रिसर्च पेपर्स माने जाते हैं, काबिल तारीफ होते जी, हैं, ओकेड हो जाते हैं, अप्रूवल आता है, आईसीएमआर भी खुश है, वो आपको काइंड कोऑपरेटिव है, लेकिन क्या वो जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन वाली फॉर्मूलाज हैं वहां तक पहुंच के और वो मेडिसिन के रूप में वापस मार्केट तक आने के लिए जो रास्ता है, वो कहीं भी मुझे नहीं लगता कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो हैं, जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, उनके और गवर्नमेंट के बीच में कहीं इस तरह का लाइसेंस है कि यहाँ से रिसर्च आ रही है उन पर वर्कआउट हो। नहीं देखिए, नहीं था, जी। आज की तारीख में है। अच्छा। इनफैक्ट अगर आप डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के पिछले 1 साल के अचीवमेंट्स को देखेंगे हम्म, तो आप पाएंगे कि कम से कम 8 या 10 टेस्ट किट्स एंड प्रोडक्ट्स हैं जो पेटेंट होके मार्केट होने शुरू हो गए हैं हम्म। विद इंडस्ट्री मीन्स पार्टिसिपेशन। उन्होंने, इंडस्ट्री ने उसमें वार्म वेलकम दिखाया आप लोगों के लिए। डेफिनेटली, डेफिनेटली। बेहतर। देखिए, अगर आप कोई चीज लेके आते हैं, जैसे हम लोग थैलेसीमिया का 1 स्टॉप स्पॉट टेस्ट लाए। हम्म, अब थैलासीमिया पे अगर आपको थैलासीमिया एक बेसिकली ब्लड की बीमारी है, जी। तो उसमें अगर आप टेस्ट देखें तो ऐसे टेस्ट होते थे जिसमें 6-6 दिन लगते थे डायग्नोस करने में कि थैलासीमिया है। हम्म, अब एक बूंद ब्लड से हम बता रहे हैं कि थैलासीमिया है। बिल्कुल। तो डेफिनेटली
कंपनीज भी इसको पिकअप करती हैं, इसको मार्केट करती हैं, क्योंकि इसकी एप्लीकेबिलिटी, इसकी यूटिलिटी ज़्यादा है। हाँ और हम रिसर्च कर सकते हैं, हम डेवलप कर सकते हैं, हम पेटेंट कर सकते हैं, लेकिन उसके आगे का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो प्रोसेस है, या हाँ, उसको मार्केटिंग का जो प्रोडक्ट नहीं प्रोसेस है, बना सकते। हम नहीं बना सकते। रिसर्चर का वो काम नहीं है। वो हम नहीं बना सकते। तो तो उसके लिए तो किसी और को आगे आना ही पड़ेगा और एग्रीमेंट करना ही पड़ेगा और लाना बिल्कुल पड़ेगा। बिल्कुल, वही वही मैं जो कॉर्नर देख रहा हूँ जहां पर गैप है, जिसपे वर्क होना पड़ेगा, कहीं ना कहीं मीडिएशन आना पड़ेगा जो उन दोनों को एक स्टैंड पे खड़ा इस करे। पे ऑलरेडी काम हो रहा है, और हाँ लगभग मेरे ख्याल से 10 प्रोडक्ट्स हैं जो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च ने पिछले साल लॉन्च आगे किए हैं, बढ़ाए। हाँ जिसमें से थैलासीमिया एक है। हाँ, और ये तो वेल फेमस है जिसपे कि माना भी गया है थैलेसीमिया पे। जी। अभी बीच में डॉक्टर साहब रिसेंटली 30 अप्रैल को यहाँ के मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के जो सीएम हैं, उन्होंने एक अनाउंसमेंट दिया, उसमें उनकी विलिंग नजर आई, उनकी विशफुल नजर आई कि बीएमएचआरसी लोकली ज्यादा वेल मेंटेन्ड किया जा सकता है। तो वो प्रयास चाहते हैं कि भारत सरकार उन्हें दे दे। तो इससे क्या फायदा हो सकता है, कहीं आपको लगता है किस तरह का बेनिफिशियरी होगा हमारा पेशेंट? देखिए, इस पे मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि एक तो ये हाँ नहीं, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, पीएमएचआरसी को सेंट्रल गवर्नमेंट को देना एक कैबिनेट डिसीजन था, हाँ और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ही ये अस्पताल ट्रांसफर हुआ है, और आज भी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ही ये चल रहा है। हाँ सुप्रीम कोर्ट ने इसको ट्रांसफर कर दिया है हाई कोर्ट को। हाँ हाई कोर्ट की मॉनिटरिंग कमेटी इसकी डे टू डे वर्किंग मॉनिटर करती है। हाँ, अहमदी जी ने जब तो दिया जो फैसला। सवाल आप पूछ रहे हैं वो एक पॉलिसी डिसीजन है, हाँ हाँ और मैं ये समझता हूँ कि मैं सही व्यक्ति नहीं हूँ उस पर हाँ, कमेंट वेल करने वाला। कॉम्पिटेंट नहीं है मैं उसके लिए, कॉम्पिटेंट नहीं मैं हूँ उस पर समझ कमेंट सकता हूँ। करने वाला। ये डॉक्टर साहब एक आपके लिए जो क्वेश्चन जिसमें आप बहुत बेहतर जानते हैं और बता सकते हैं, पेशेंट्स में एक बहुत लंबे समय से एक क्वेश्चन है कि जो एक ब्रांड मेडिसिन है और जेनेरिक मेडिसिन है, इनमें जेनेरिक मेडिसिन में जैसे बताया जाता है, बाजार कहता है कि सब वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से आप तक पहुंचता है, जिसके कारण से उस पर जो मार्केटिंग चार्जेस हैं वो बच सकते हैं, कुछ टैक्सेशन में भी लाभ हो सकता है जिससे कॉस्ट बचती है, प्रोडक्ट वाइज लगभग सेम रहता है। जी। तो आप क्या, अगर प्रेफरेंस की बात करें तो आप क्या कहते हैं? पेशेंट जानना चाहता है कि डॉक्टर पांडे बताएंगे कि हम जेनरिक लें या ना लें, तो आप क्या कहते हैं? देखिए, मैं तो माइंड नहीं करता। जी मैं खुद भी जेनरिक लेने के लिए तैयार रहता हूँ कभी भी। जी। जो बेसिक चीज हम लोग देखते हैं मैन्युफैक्चरर की, हम्म, वो ये देखते हैं कि उसके पास WGHO GMP, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का GMP सर्टिफिकेट है कि नहीं है। यानी इसमें जीएमपी सर्टिफिकेट जो GMP है वो सर्टिफिकेट इम्पोर्टेंट है। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। ठीक ठीक। और दूसरी चीज जो हम देखते हैं वो ये देखते हैं कि वो बैच टू बैच NABL सर्टिफाइड लेबोरेटरी की रिपोर्ट सबमिट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यानी हर बैच की रिपोर्ट हर एनएबीएल को बैच की जाती है। NABL रिपोर्ट हमारे पास आनी चाहिए माल बेहतर के साथ। बेहतर। तो उसमें देखा यह जाता है कि एक प्रोडक्ट की प्योरिटी क्या है, जी क्रोमेटोग्राफिक प्योरिटी। जी और दूसरी चीज हम लोग ये देखते हैं कि जिस प्रोडक्ट को हमने मांगा है, जैसे सपोज एस्प्रिन ही मांगी है, जी। तो उसमें अगर हम कह रहे हैं 150 मिलीग्राम, तो उसमें 150 मिलीग्राम है या नहीं। अच्छा, ठीक है। तो एक बेहतर। तो ये देखते हैं कि एस्प्रिन है तो कितनी प्योर है हाँ, और कितने मिलीग्राम है। बेहतर। तो ये दो चीज हर बैच के साथ रिपोर्ट में आती है, वो सर्टिफाइड लिखा रहता होगा। सर्टिफाइड आती है। ड्रग कंट्रोलर जर्नल ऑफ इंडिया 10% का वेरिएशन परमिट करता है। अच्छा, मतलब अगर आप 100 मिलीग्राम की गोली खरीद रहे हैं तो उसमें 90 मिलीग्राम से 110 मिलीग्राम तक हो सकता है, 10% प्लस माइनस जा सकता प्लस है। माइनस जा सकता है, हाँ मैक्सिमम। जी। ये 10% का मैक्सिमम है। ये हमारे दर्शकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है कि एनएबीएल का सर्टिफिकेशन हर बैच के साथ होता है, जो बैच टू बैच चलता है, जो चाहिए जेनरिक मेडिसिन पर। और नंबर 1 जीएमपी की बात की, यानी ये दोनों सर्टिफिकेशन अगर साथ में है तो उसे लेने में कोई परहेज नहीं और कोई फर्क नजर नहीं आता, क्योंकि वो दोनों सेम प्रोडक्ट है, सिवाय ब्रांड के फर्क होने के। हाँ, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आप नमक टाटा का खाएं या एक किसी और सादा कंपनी बाजार का, से खाएं। हाँ या किसी और कंपनी का या सादा हाँ बाजार से लेके खाएं, हाँ, नमक नमक है, बिल्कुल बेहतर, उसमें कोई उसका फर्क नहीं स्वाद आना नहीं है। बदलता। हाँ बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, जैसे जेनरिक मेडिसिन में आपने क्लियर किया, अभी बीच में एक कुछ समय पहले एक मुद्दा उठा जो कोर्ट्स तक भी गया, एक वेल डिस्प्यूटेड वर्ड है कि सब ड्रग ट्रायल, जी। और उसमें हमारे बीएमएचआरसी पर भी थोड़े बहुत एलिगेशंस आए कि साहब हमारे यहाँ पर साहब 300 लोगों पे 250 लोगों पे ड्रग ट्रायल चला, जिसमें उन पेशेंट्स की अनुमति नहीं थी, ऐसा तक कहा गया। जो केस आगे गया कोर्ट्स में और उसमें 12 लोगों की डेथ बताई गई ड्रग ट्रायल के दौरान। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं, क्या ड्रग ट्रायल बहुत जरूरी होता है? एक क्वेश्चन। नंबर 2, क्या है जैसे एलिगेशंस लगे इस तरह का भी कोई चीजें आपने पाई कि अपने हॉस्पिटल करता है?
देखिए, पहला जवाब तो मैं आपको इस पे दूंगा कि बीएमएचआरसी के क्लिनिकल ट्रायल पे, उस पर जी। मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि क्लिनिकल ट्रायल्स का जो भी मामला है वो सब जुडिस है, सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है, हाँ जी। तो मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना जी जी। चाहूंगा। क्लिनिकल ट्रायल देश के लिए बहुत जरूरी है। जी। आप अभी रिसर्च की बात कर रहे थे, मैं नई मेडिसिन बनाता हूँ। हाँ। अगर मैं नई मेडिसिन बनाऊंगा, वो काम करती है या नहीं करती है, या उसके क्या नुकसान है, हाँ। ये मुझे कौन बताएगा? बिल्कुल। तो कभी ना कभी आपको चूहे और बंदर से आगे बढ़ के मनुष्य पे आना ही उस ड्रग होगा। को टेस्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल आना होगा। अब कानूनन अगर आप देखिए, ड्रग ड्रग एक्ट अगर आप देखते हैं, हाँ। तो ड्रग एक्ट में बकायदा प्रोविजन है। उसमें इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग आईएनडी करके है, हम्म। एनएनडी करके है, न्यू न्यू ड्रग। हम्म। तो आईएनडी वो ड्रग्स हैं जो कुछ इन्वेस्टिगेट हो चुकी हैं, लेकिन पूरी तरह से उनका एफिकेसी या उनके साइड इफेक्ट हमें नोन नहीं है। न्यू न्यू ड्रग्स एनएनडीज हैं जो बिल्कुल पहली बार आ रही हैं, फर्स्ट टाइम जो बिल्कुल। कभी कभी यूज ही नहीं हाँ हुई हैं, इंट्रोड्यूस हो रही हैं। इंट्रोड्यूस हाँ हो रही हैं। हाँ। तो दोनों के लिए देयर इज अ सेट ऑफ रूल, देयर इज अ सेट ऑफ गाइडलाइन, गाइडलाइन नहीं कहूंगा, कानून है हम्म। बकायदा। हम्म। क्योंकि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट इज अ कानून, बिल्कुल लॉ एंड बना हुआ है। इट्स अ लॉ। हाँ। तो देयर इज ऑलरेडी अ लॉ, या। एंड देयर इज ऑलरेडी अ प्रोविजन फॉर वायलेटिंग द लॉ। तो मुझे नहीं लगता कि इस लॉ में कुछ हमको कहने की जरूरत है। हाँ। यस, क्लिनिकल ट्रायल्स आर रिक्वायर्ड एंड क्लिनिकल ट्रायल शुड बी डन एज पर द लॉ। हमें कहीं ऐसा नहीं लगता कि हम क्लिनिकल जो ट्रायल की बात करें, हम सारे कानूनों को एक तरफ रख दें, हम अपने मानवीयता की बात अलग हटा दें और हम एक तरह से एक तरीका निकालें वो उन जगहों पे जाकर जहां पर कि पेशेंट के पास में बेचारगी वाली हालत आ गई, जहां पर ये माना जा सकता है कि अब उसे संभव नहीं है लंबे समय तक लिव रख पाना। तो तब अगर उसके पेशेंट्स के परिवार वाले साथ देते हैं और कोऑपरेट करते हैं कि हाँ ये ट्रायल करके देखो शायद इससे बच सके एक कारण, या अगर ये इंसान जैसे कि वॉलंटरी आजकल जैसे आप देखा होगा आई डोनेशन होने लगा, बॉडी डोनेशन होने लगे, पहले से जाने लगे हमारे सहमति पत्र। इसी तरह से अगर कोई इंसान समझ चुका है कि मैं अब जाने वाला हूँ और वो कहता है कि मुझ पर ट्रायल करो, अगर बचा तो ठीक है, नहीं तो आपके क्लिनिकल ट्रायल में कहीं ना कहीं मेरी इस देश में मदद होगी। तो ऐसी स्थिति में उन जैसे लोगों को जहां पर हमें लगता है तो लिया जा सकता है। तो क्या इस तरह के लोगों पे काम नहीं हो सकता है? देखिए, इस पे डिपेंड करता है कि हम किस चीज के लिए, किस बीमारी के लिए दवा बना रहे हैं। अगर मैं जी। कैंसर के लिए दवा बना रहा हूँ, जी। तो उस दवा का जब भी पहला प्रयोग होगा, जी। वो हमेशा टर्मिनली इल पेशेंट्स पे होगा, और उन पेशेंट पे होगा जहाँ कोई और इलाज हमारे नहीं पास काम कर नहीं रहा। है। हाँ। वहां पे सक्सेस होने के बाद ही वो उन लोगों पे जाता है जो जिनके जीने की संभावना है, और वो बिल्कुल। क्लिनिकल ट्रायल के थ्रू ही जाता है हाँ। नॉर्मल। देखिए, हमें कैसे पता चलेगा? मैंने एक नई दवा बनाई एक्स, हाँ। बाजार में एक ऑलरेडी अवेलेबल है वाई। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी एक्स वाई से बेहतर है हाँ। या वाई से खराब है, जब तक कि मैं 1 to 1 दोनों को कंपेयर नहीं करता? नहीं, हम जैसे मैं इस सब्जेक्ट को इसलिए ज्यादा लेना चाहता हूँ क्योंकि ये कहीं ना कहीं बाजार में आना चाहिए, समाज में कूदना चाहिए, इसे सोशल मीडिया पर इस मैं पर समझ रहा डिस्कशन हूँ, होने मैं चाहिए। आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसी दवाइयां हैं हाँ। जहां पे आपको उसका फार्माकोडायनेमिक जिसको हम बोलते हैं, हाँ। यानी कि अगर मैंने मुंह से गोली खाई, हम्म। तो शरीर से बाहर निकलने तक उस गोली के साथ क्या हुआ, हाँ। उस दवा के साथ क्या हुआ, उसको फार्माकोडायनेमिक बोलते हैं हम लोग। हम्म। और दूसरी फार्माकोकाइनेटिक होती है। हम्म। तो फार्माकोडायनेमिक और काइनेटिक स्टडीज जो हैं, हम्म। वो एक नॉर्मल इंसान पे ही की जाती है। उसके लिए एक हेल्दी वॉलेंटियर चाहिए। या दैट्स द वर्ड व्हाट आई वांट टू जस्ट से हियर हाँ। कि जो वॉलंटियर शब्द यूज किया, जी। जैसे हमने देखा कि हमारे देश में पोलियो आंदोलन चला, जी। हमने लगभग लगभग पोलियो पे बहुत बड़ी सक्सेस पाई, देश हम जीत गए हम लोग। एक जमाने में हमने देखा कि हमारे देश में महामारी आई जो लाइलाज थी और उनसे आगे बड़ा रिसर्च हुई और उसमें हम लोग जीत गए। तो हमें अगर इसको आंदोलन की तरह लें, क्लिनिक जो ट्रायल है इस पर लगातार बहुत ज्यादा जागरूकता फैलाई जाए, बहुत ज्यादा इस पर प्रयास किए जाए बताने का कि अगर जैसे पेट्रियोटिज्म से इसे जोड़ दिया जाए, जो मेरा विचार है, एक ऐसा विचार है जो मैं चाहता हूँ कि देश में बढ़े, कि इसको इस तरह से ले लिया जाए कि देश के हित में ये भी एक देशभक्ति है कि अगर आपको लगता है कि आप कहीं क्लिनिकल ट्रायल में साथ देते हैं और उससे अगर आप उस नुकसान को झेल पाते हैं तो कहीं ना कहीं आप देश के साथ और मानवता के साथ हैं। जैसे हम लोग अभी जो मैंने बात की कि हम डोनेशन अभी से आई डोनेशन शुरू कर दिया, बॉडी डोनेशन शुरू किए, ऐसे क्लिनिकल ट्रायल के लिए अगर मान लीजिए जन समर्थन हासिल हो जाए तो मैं समझता हूँ हमारे देश में कहीं ना कहीं बड़ी मदद मिलेगी और उसमें वॉलंटरीली जब खुद हम पार्टिसिपेट कर रहे होंगे तो हो सकता है हमारी रिसर्च में डायनेमिसिटी आ जाए और हम लोग बहुत तेज काम कर पाए। नहीं, देखिए,
जहाँ तक वॉलेंटियर का कॉन्सेप्ट है उसके लिए मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूँ कि रिसर्च के जो भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो हम्म, वॉलेंटियर होने चाहिए। हम्म, लेकिन उस वॉलेंटियरिज्म के लिए हम कोई मूवमेंट चलाएं या हम कोई क्योंकि वो देश की जरूरत है। आंदोलन करें, देखिए देश की जरूरत है। हाँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो रीजन जो क्लिनिकल ट्रायल्स के ऊपर हम्म, सवाल उठे हम्म। वो इसलिए उठे कि कहीं ना कहीं इकोनॉमी इन्वॉल्व थी। कहीं ना कहीं इकोनॉमी इन्वॉल्व थी, मनी इकॉनमी इन्वॉल्व थी। इन्वॉल्व थी, हाँ ठीक है। तो जब आप बॉडी डोनेशन की बात करते हैं, जब आप आई डोनेशन की बात हम्म, करते हैं, तब आप इकोनॉमी को किनारे रख के बात करते हैं। हाँ। जब आप क्लिनिकल ट्रायल की बात करते हैं तो अल्टीमेटली somebody इज गोइंग टू गेट बेनिफिट हाँ बिल्कुल। फाइनेंशियली। हाँ। तो जब somebody इज गोइंग टू गेट बेनिफिटेड फाइनेंशियली, हाँ। somebody someday somewhere, हाँ। तब एक देशभक्ति की बात करना थोड़ा गलत है। हाँ। नहीं, हम हमारा जो विचार है उसमें वो एस्पेक्ट जुड़ा हुआ है। अगर कोई क्लिनिकल ट्रायल के थ्रू गो थ्रू होता है तो उसे एक बेनिफिट दिया जाए, देखिए वो अगर आप यूनाइटेड उसमें। स्टेट्स का एग्जांपल लें हाँ। तो यूनाइटेड स्टेट्स में क्लिनिकल ट्रायल एडवर्टाइज होती हैं। हाँ। वो टीवी पे एडवर्टाइजमेंट आता या। है कि अगर आपको ये बीमारी है और अगर आप ये दवा ले रहे हैं और हाँ। इस दवा से अगर आप ठीक नहीं हुए हैं तो आप इस क्लिनिकल ट्रायल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हाँ। संपर्क करें इस नंबर पे। हाँ, उसमें तो ये मेरे आप कर विचार, सकते हाँ, हैं। ये जो चीज आप आई है विदेशों में, ये इसको थोड़ा सा हम तकनीक बदले हमारे यहाँ पर। जी हम उसे वॉलंटियर करें, साथ जी में हम उसे इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ जोड़ें। जी और उसमें कहीं ना कहीं उसके जो सर्वाइवर्स होंगे, अगर मान लीजिए कहीं वो जोखिम में जाता है इंसान, तो उनके सर्वाइवर्स को कहीं सपोर्ट भारत सरकार दे। इस तरह के अगर हम आंदोलन लाएं जिसमें कि उसे कहीं भी नुकसान बहुत ज्यादा ना दिखे और वो आपको सपोर्ट करता है। सपोज अगर 100 में से एक आदमी या 1 लाख लोगों में से 5 आदमी आगे बढ़ के आते हैं पूर्णतः स्वस्थ वाले, जो देश में जैसे सेना हमारे देश में तैयार होकर जाती है कि मैं बस सिर के साथ जा रही हूँ, अगर सिर है तो वो देश का है। तो अगर इस तरह से हम लोग वॉलंटियर भावना यहाँ भी पैदा करें और लगातार जो उसको बढ़ाएं, तो हो सकता है हम लोग, जो इसमें क्लिनिकल जो हम बात कर रहे हैं, मेडिकल क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति ला सकते हैं। और एक इसको बताएं, फोरम का विषय बनाया जाए, एक फोरम डाला जाए बाजार में इसको क्वेश्चन के रूप में। जैसे अभी बीच में एक मिस्टर मोदी या उनकी गवर्नमेंट के लोगों ने एक क्वेश्चन को कहा कि इस पे कम से कम विचार तो होना चाहिए, जी भले इसको मानो मत लेकिन विचार करो। तो क्या इसको एक क्वेश्चन के रूप में डाला जा सकता है बाजार में? बिल्कुल डाला जा सकता है। और आपको साथ में ये भी देखना पड़ेगा कि आप अपने देश को इसके लिए तैयार करें हाँ। कि वो इस तरह के डिसीजंस ले सके। हाँ बेहतर, बिल्कुल। क्योंकि एक मैंडेट आना चाहिए। मैंडेट आना चाहिए, लेकिन हाँ। आपको साथ में ये भी देखना है कि क्या आपका देश, आपके नागरिक हाँ। इतने पढ़े लिखे हैं, इतने समझदार हैं कि वो इस तरह का मैंडेट दे सकें। हाँ। आपको पिछड़े वर्ग को, अनएजुकेटेड वर्ग को, दलित वर्ग को प्रोटेक्ट भी साथ में करना है। प्रोटेक्ट भी करना है, क्योंकि बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। अगर आप हाँ। उसको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो कल उसका एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो जाएगा। हाँ। हाँ बिल्कुल, हो तो सकता है, तो संभावना से दो राय नहीं। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है कि जिसमें कोई भी डिसीजन लेने से पहले 4 बार सोचना पड़ता है। बिल्कुल। और जैसे आपने कहा, मैं वॉलंटियरिज्म को प्रमोट करने के लिए तैयार हूँ, हाँ। लेकिन देशभक्ति का जज्बा और लोगों को पुश करने का जज्बा, हम्म। मैं थोड़ा सा 2 बार उस पर सोचूंगा। हाँ, वो हम एक विषय के रूप में चाहते हैं कि वो विषय बने जिसपे सबके सही और गलत जैसा भी जिसको मन आता है वो कमेंट्स आए, वो चीज डेवलप हो और कहीं एक सोच जागृत हो। ये बताएं, एक ओपन सोच है जो बाजार में आगे जाके कहीं ना कहीं मेडिको को बहुत मदद करने वाली है। क्योंकि हम जब तक इस तरह से विचार करते रहे कि हम जो आपने बात की चूहे बिल्लियों पर, इन सब जानवरों पर ट्रायल करते रहे, तो हम संभवतः एक्यूरेसी की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। जिस एक्यूरेसी की बात कर रहे हैं मेडिको के लिए, वो नहीं आएगी। तो वो उसमें ये सपोर्ट करती है। और इस तरह के अगर विचार आगे बढ़ते हैं तो मे मास्टर ब्लेस कि हम सबके लिए कहीं काम करेंगे। अभी हम बात करेंगे, जब बीएमएचआरसी आपके पास में है, डायरेक्टर हैं आप यहाँ के, तो जैसा आपने भी लगातार इसमें बहुत सारे काम किए, आपने करिकुलम तैयार करवाया और एजुकेशन सेंटर, रिसर्च सेंटर की तरफ बढ़ाया उसको। आप डीएन इन सब के बारे में बात कर रहे हैं, हम किसी स्पेशलिटी की पढ़ाई शुरू करवाएं। तो ये सब आप बहुत नई विचारधारा के साथ इसमें लेके आए और उन्हें भारत सरकार का स्वीकरण भी मिला और आगे बढ़े। तो अगर एक सोच के साथ आपका अगर विजन हम देखना चाहें, आपको 10 साल बीएमएचआरसी के दिए जाते हैं। अगर भारत देश चाहे कि डॉक्टर मनोज पांडे बीएमएचआरसी को 10 साल एक सतत प्रयास के साथ, डेडिकेटेड अप्रोच के साथ सेवा दें, तो आप इस भारत की बात करेंगे, हम प्रदेश की बात नहीं करेंगे, इस बीएमएचआरसी के थ्रू आप क्या विजन रखते हैं? सबसे पहले प्रदेश, इसके बाद फिर भारत की बात। मैं आपको अगले 5 साल का विजन देना चाहूंगा, जी। जो ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है, जी। इन प्रिंसिपल अप्रूव हो चुका है, जी। जिसमें एज पर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव टीचिंग प्रोग्राम तो है ही है। हाँ।
रिप्लेसमेंट ऑफ डाइंग इक्विपमेंट है, हाँ रिक्रूटमेंट ऑफ न्यू स्टाफ है, जो सब ऑन गोइंग है। बिल्कुल। इसके अलावा जो आपको नहीं दिख रहा है वो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्रिएशन ऑफ 9 न्यू डिपार्टमेंट परमिट कर दिया है। 9 नए डिपार्टमेंट इसमें बनेंगे, जी। और करीब करीब उन 9 डिपार्टमेंट को एकोमोडेट करने के लिए 400 बेड का इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सटेंड करेगा। यानी 350 प्लस 400। वो प्लस 400, बहुत शानदार। कम से कम 400। हम्म, आईसीयू एक्सपेंड होंगे। हाँ। जो नए डिपार्टमेंट प्रपोज्ड हैं उसमें सर्जरी, गायनेकोलॉजी, मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, नियोनेटोलॉजी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी, हाँ ये सब प्रपोज्ड हैं। तो आपको नियोनेटोलॉजी आईसीयू मिलेगा, पीडियाट्रिक आईसीयू मिलेगा। जैसे आप ऑन्कोलॉजी उनकी बात कर रहे हैं, जैसे अभी देखा गया कि जी अक्सर बात होती है सुपर स्पेशलिटी, मतलब कि एक छत के नीचे सब चीज आ जाए, जी एक इंसान एक जगह आए जी तो एक स्वस्थ कामना के साथ बाहर जा पाए। जी। तो इसके लिए क्या बीएमएचआरसी में इन हालतों पे अभी हैं हम? बीएमएचआरसी में देखिए पूरा इंटीग्रेटेड नहीं है। जैसे बीएमएचआरसी में अभी सर्जिकल ऑन्कोलॉजी है, हाँ मेडिकल ऑन्कोलॉजी सेकंड फेज में इंट्रोड्यूस हो रही है जो 2018-19 तक शुरू हो जाएगी। जैसे कीमो की अभी हमारे पास में हाँ नहीं है। हाँ। हाँ। और हम रेडियोथेरेपी अभी तक प्रपोज नहीं है। हम्म, रेडियोथेरेपी में मेन डिटरेंट ये है कि बीएमएचआर जो भोपाल में ऑलरेडी इतनी मशीनें एग्जिस्टेंट हैं, हम्म, और ऑलरेडी जीएमसी में एक डिपार्टमेंट है। अगर जीएमसी लेके आता है तो जवाहरलाल नेहरू कैंसर है, जीएमसी है, नवोदय में लगी हुई है, हाँ। एम्स में 5 मशीन प्रपोज्ड हैं। हम्म, तो 5 साल के बाद रेडिएशन का इतना प्रोविजन हो जाएगा भोपाल में हाँ कि भोपाल मेमोरियल में एक मशीन लगा के 20 करोड़ 25 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस 5-7 करोड़ की एनुअल रनिंग हाँ लगा के हाँ। आपको उतना पेशेंट ही नहीं मिलेगा, आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। अच्छा। क्योंकि ऑलरेडी 3 लीनियर एक्सीलेटर्स यहाँ हैं, और मुझे लगता है कि अभी आने वाले समय में 9 हो जाएंगे हम्म हम्म, अगले 5 साल में। हाँ बिल्कुल। तो जो लीनियर एक्सीलेटर्स यहाँ हैं उन पे भी 100% वर्क नहीं है अभी। अच्छा, हमारे जो लीनियर एक्सीलरेटर हैं उन पर अभी एकदम से फुल 100% वर्कलोड नहीं फुल है। वर्कलोड नहीं है। अच्छा। तो अभी भी हमारे यहाँ कहीं यूटिलिटी रेडियोथेरेपी के लिए बच रही वेटिंग है। नहीं है। हमारे यहाँ वेटिंग नहीं है रेडियोथेरेपी ओह। भोपाल में अभी भी कहीं भी। और अभी कीमो के लिए आप लोग प्रयासरत हैं, क्योंकि अभी तो कीमो आप हम लोग लगातार, नेक्स्ट फेज में लेके आ रहे हैं। है कीमो ना? हम लोग, हाँ, मेडिकल ऑन्कोलॉजी हम लोग यानी हम अगर 2019 का प्लान देखें तो उसमें हम कीमो के लिए हम जवाहरलाल नेहरू कैंसर को नहीं भेजेंगे, जी उम्मीद कर सकते हैं? जी। एक अंत में सिंपल बात कि साहब, जब प्रोफेसर मनोज पांडे, डॉक्टर मनोज पांडे जब बीएमएचआरसी संभालते हैं, वहां से आज 2014 की बात करते हैं, तो आप अगर अपने आप को आकलित करते हैं सेवा के लिए, भारत सरकार के लिए, तो आप 10 में से कितने नंबर्स देना चाहेंगे आप खुद के लिए काम के? अब मेरे ख्याल से मुझे नंबर दूसरे लोगों को देने चाहिए, दूसरों को चाहिए कि वो मुझे नंबर दें। मैं खुद को नंबर दूं तो ये अच्छा नहीं लगेगा। क्या आप संतुष्ट हैं आपके कार्य से? देखिए, अगर आप चाहेंगे, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मेरा जवाब नहीं ही होगा। हम्म, क्योंकि मुझे एक यानी धीरे धीरे आपको एक साल ज्यादा होने जा रहा अपेक्षाएं है। अपने आप से? डेफिनेटली डेफिनेटली। और जो, अगर हम टीम की बात करें, बीएमएचआरसी टीम का जो कोऑपरेशन है, क्या उसका लेवल उस लिहाज से बहुत बेहतर है? बीएमएचआरसी, देखिए, एज ए इस यूनिट आज बात की करें तारीख में टोटल। बीएमएचआरसी एक हाँ फैमिली की तरह है, हाँ, उसी की और बात वो करेंगे। हमेशा उतना ही सॉलिडली इंटीग्रेटेड है। हम्म बीएमएचआरसी का जो मेरे पहले 6 महीने काफी स्लो रहे, हम्म वो स्लो इसलिए रहे कि बीएमएचआरसी ट्रस्ट से गवर्नमेंट में गया, हम्म, और जो मेरा सपोर्ट है जी। उसको गवर्नमेंट प्रोसीजर्स, गवर्नमेंट रूल्स, फाइलिंग, उसका बिल्कुल भी कोई भी पता नहीं था। हाँ तो यहाँ हर चीज कागज में आती थी, जी हाँ। और कागज देख के आपको पूछना पड़ता था यार इसकी फाइल कहाँ है, तो सर ढूंढते हैं। और एक ही सब्जेक्ट के 10 जगह फाइलिंग हुआ करती थी, यानी एडमिन वर्क बहुत ज्यादा हुआ। बहुत ज्यादा। हाँ तो मुझको पहले 6 महीने तो व्यवस्था, जो हमारी कागजी व्यवस्था है, उसको सुधारने में लगा, हाँ, इनलाइन करने में। इनलाइन करने में। बेहतर। मेरे रिकॉर्ड्स नहीं मिलते थे, मेरी फाइलें नहीं मिलती थी, पेपर्स हाँ नहीं मिलते थे, जी। कौन सी चिट्ठी आई कौन सी चिट्ठी गई पता ही नहीं चलता था। हम्म, तो पहला 6 महीना तो हमको उसको स्ट्रीमलाइन करने में लगा। बिल्कुल। लोगों को बहुत रिजर्वेशन थी हाँ कि आप हर कागज अगर एंट्री होगा हाँ तो आरटीआई में देना पड़ेगा। तो मैंने कहा हाँ सो व्हाट, हाँ, तैयार रहिए। तैयार रहिए, हमारे पास क्या है छुपाने के लिए। हम क्या जब बात जब है। हम गलत कर नहीं रहे तो हमारे पास कुछ छुपाने के लिए नहीं है। ये पूरे इंटरव्यू तो की आता सबसे बड़ी अपने बात आगे आपने देखिए। बोली जो हमें जरूरत थी, बिल्कुल। कि हमारे पास ऐसा क्या है जो हम छिपाना चाहेंगे। जी। बहुत और बेहतर। हम लोग तो अब जो नई वेबसाइट मेरी लॉन्च होने जा रही है, जो निक को हमने बनाने को बोला है, जी जी। उसमें ये सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी ऑनलाइन रहेगी। हाँ
हम तो आरटीआई में ये कहेंगे कि ये इन्फॉर्मेशन हमारी वेबसाइट पे उपलब्ध है, वहीं से ले डाउनलोड लीजिए कर आप। लें। हाँ, हम तैयार हैं देने के लिए सब कुछ। हम तो बिल्कुल तैयार है देने के लिए, हाँ, हमारे पास कुछ है ही नहीं जो हम छुपाएं। बेहतर। सरकार से जितना पैसा आता है और जो खर्च होता है उसका पूरा लेखा जोखा है, एनुअल रिकॉर्ड है, हाँ। कैग ऑडिट करती है। हम्म। तो हमें काहे की प्रॉब्लम है जो हम कुछ छुपाने के लिए हमारे पास हो। बिल्कुल बेहतर। तो ये डॉक्टर मनोज पांडे, डायरेक्टर बीएमएचआरसी, मैं इनको हमारे अपनों से अपनी सी बात वर्ड्स विद वीरेंद्र के फर्स्ट पार्ट में थैंक यू करना चाहूंगा सबसे पहले, और कुछ सेकंड्स के बाद फिर एक बार मुलाकात होगी। अभी हम जाएंगे सेकंड फेज में जिसमें हम करेंगे मनोज पांडे अंतर्मन। तो एक बार मैं थैंक यू करूंगा फर्स्ट सर, थैंक यू आपको, और हम मुलाकात कर रहे हैं कुछ चंद सेकंड्स के बाद। वेलकम बैक आईटीडीसी इंडिया। ये अब हम सेकंड पार्ट में हैं जहां हम अंतर्मन की बात करेंगे। तो अंग्रेजी में एक कहावत है, अ मेडिसिन कैट हैज नो टाइम फॉर डाउट्स, पुट योर एनर्जी इन टुडे एंड फॉरगेट योर पास्ट। तो हम जब मेडिसिन की बात करते हैं तो हमें पुराना सब भूलना होता है, हमें सारे डर छोड़ने पड़ते हैं। तो जब डॉक्टर्स अपने इस प्रोफेशन के साथ होते हैं वो एक ओथ के साथ होते हैं कि उन्हें सेवा में रहना है, और एक ऐसी सेवा जो मानवीय सेवा जो ईश्वर के बहुत करीब करती है। तो ऐसे में अक्सर जो इस प्रोफेशन से होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, वो आप बात करें अगर इमोशंस की, तो वे अक्सर बताएं इमोशनल पाए जाते हैं। जब भी हम डॉक्टर से बात करेंगे आप देखेंगे दूसरे प्रोफेशनल्स के मुकाबले डॉक्टर्स अक्सर बहुत अलग होते हैं और इमोशनल टच के साथ होते हैं। तो हम फिर से बैक करते हैं डॉक्टर मनोज पांडे। वेलकम सर। नमस्कार। अब अंतर्मन में आपका स्वागत, और शुरुआत करेंगे अब आपके बारे में जानने जी की। डॉक्टर साहब, हमें सबसे पहले तो आपके बैकग्राउंड से शुरू करेंगे कि जब हम सहारनपुर की बात करें जी तो हमने कैसे कैसे, क्योंकि हम जो अब ले रहे हैं ये वो चीजें हैं जो प्रदेश की जनता को इंस्पिरेशन देंगी, जी। क्योंकि आपने बहुत संघर्षपूर्ण बैकग्राउंड से यहाँ तक लाए हैं इस हिंदुस्तान में अपने आप को। तो आप अपने बारे में बताएं। देखिए 1966 में मेरा जन्म हुआ, जी। जैसा आपने कहा सहारनपुर में। जी। और उस समय मेरे पिताजी वहाँ रेलवे में डिप्टी यार्ड मास्टर थे। जी। रेलवे कॉलोनी में पला बड़ा हुआ हूँ। हाँ। और चूंकि रेलवे में थे, ट्रांसफरेबल जॉब थी, हाँ। इसलिए पढ़ाई कभी भी एक जगह से नहीं हुई, जी। हमेशा टुकड़ों में पढ़ाई हुई। हाँ। कुछ साल सहारनपुर पढ़े, उसके बाद टिंडा पढ़े, उसके बाद दिल्ली आ गए, हाँ। फिर सहारनपुर चले गए। तो जी। ट्रांसफरेबल जॉब में होने के कारण बार बार पढ़ाई डिस्टर्ब होती गई। जी। और जगह जगह जहाँ भी गए नए दोस्त बने, नई भाषाएं सीखी, हाँ। नए नए यानी एक तरह से हम जो अनेक अनेक बात करते हैं पूरे हिंदुस्तान को आपने टच करने की कोशिश की। तो जब हम बात करें, जब आप बात करते हैं सहारनपुर से शुरुआत करते हैं, तो जिस डेडिकेशन, चूंकि स्टूडेंट्स लगातार मेडिको में आ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपने बहुत स्ट्रगल देखा, तो आपको क्या लगता है क्या वो चीज थी जो आपको लगातार उठाती थी? देखिए आज का जमाना बहुत ही अच्छा जमाना है, बहुत जी। बदल चुका है। आज कैरियर के इतने मुकाम हासिल किए जा सकते हैं कि आप हाँ। सोच नहीं सकते। हाँ। हमारा जमाना, मैंने 1983 में 12वीं पास की। जी। वो जमाना एक ऐसा जमाना था जहाँ केवल दो कैरियर मुकाम होते थे, अच्छा। या इंजीनियरिंग या मेडिकल। बिल्कुल सही। और अगर आपको दोनों ना मिले तो आप आईएएस बनते थे। हाँ, तीन एस्पेक्ट पे काम होता था। बीएससी करने के बाद हाँ। फिर आप सिविल सर्विस देते थे, बिल्कुल। या फिर कुछ आईएएस ऑफिसर्स ऐसे होते थे जो एमबीबीएस या इंजीनियरिंग करने के बाद सिविल सर्विस देते थे, क्योंकि बिल्कुल। ग्रेजुएशन मस्ट है वहाँ। हाँ। तो हम उस जमाने से हैं जहाँ पे केवल दो कैरियर के मुकाम होते थे, या डॉक्टर बनिए या इंजीनियर बनिए। जी। गणित मुझे आता नहीं था, जी। तो मेरा ऑप्शन एक ही बचा। वो ये था कि अगर बायोलॉजी आपको पढ़नी है तो आपको फिर डॉक्टर बनना है। हाँ। और चूंकि बहुत ही मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से था, जी। तो सिर पे तलवार ये हमेशा लटकी रहती थी कि बेटा अगर कुछ बन नहीं पाए जी। तो घास काटोगे। अच्छा। डर, एक डर होता है, हाँ। फियर होता है कि मतलब जॉब भी नहीं मिलेगी। हाँ। हाँ। जो हिंदुस्तान का सिनेरियो है उसमें अगर आपके पास प्रॉपर एजुकेशन नहीं, प्रॉपर क्वालिफिकेशन नहीं है, प्रॉपर स्किल्स नहीं है, हाँ। तो फिर आप कुछ भी नहीं पाते। जी। तो यही सोच के वो एक फियर फैक्टर था, या डर था, या मोटिवेशन था, हाँ। जो पीछे से आया। हाँ, उसे शायद मोटिवेशन ज्यादा कहते हैं। अक्सर फियर में हम लोग एस्केप कर जाते हैं,
उसको छोड़ जाते हैं। क्योंकि मेरे पेरेंट्स बहुत एजुकेटेड नहीं थे, हम्म। घर में कोई बहुत पढ़ा लिखा नहीं था। जी। मेरा भाई उस समय 82 ही वाज इन मेडिकल स्कूल ऑलरेडी। जी। तो बहुत सारे लोग नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे, तो बताने वाला कोई नहीं होता था। जी। ये भी नहीं पता था कि प्रिपरेशन करनी है तो कैसे करनी है, तो मतलब ये है कि हाँ भाई सब कोचिंग जा रहे हैं तो हम भी कोचिंग जाएंगे। जी। जी। और कभी ये भी नहीं रहा कि बहुत अच्छी अच्छी किताबें खरीदी, बहुत अच्छी चीजें खरीदी। क्या बात है। तो ना कभी गाइड्स मिली, ना कभी कुछ मिला, सिर्फ कोर्स की किताब के अलावा उसके अलावा कुछ भी कभी नहीं मिला जिंदगी में। ये आपकी जो आंखें हैं ये मुझे वो बता रही हैं जो इमोशनल हार्ट हम आपके अंदर पाते हैं। और मैं इस पे आऊंगा इस सब्जेक्ट पे। बहुत अच्छा लगता है जानने में जब आप इस तरह से बात करते हैं अपने बारे में। हाँ। तो फिर आपने मैं बात कर रहा था कि जो डर रहता है वो एक समय से। वो डर स्टिमुलेट करता है, वो हाँ। डर आपको इस लायक बनाता है कि आप जिंदगी में कुछ कर सकें, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप नहीं किए तो होगा नहीं, बहुत सही। आप किसी भी मुकाम पे नहीं पहुंचेंगे। नहीं पहुंचेंगे। और उस जो फियर है एक संतुलित फियर कहेंगे उसे, जो बैलेंस था। क्योंकि अक्सर बताएं थोड़ा सा बढ़ता है पेरेंट्स का ये डर तो लोग बताएं उसमें पलायन करते हैं। लेकिन आपने उसको बताएं मोटिवेशनल लिया। देखिए वो मेरे साथ जो नहीं अप्रोच होता है। है, वो मेरी हाँ। प्रॉब्लम रही है। हाँ। मेरी प्रॉब्लम यह है कि मुझे जिंदगी ने जब जब चैलेंज दिया है, हाँ। मैंने उठ के उस चैलेंज को लिया है। हाँ। मैं BMHRC भी आया, हाँ। मैं अपनी चॉइस से आया। अच्छा। मैं चाहता तो मैं ये अपॉइंटमेंट नहीं लेता, हाँ। ये जानते हुए कि BMHRC का अपॉइंटमेंट एक कुआं है हाँ। जिसमें आप कूदने जा रहे हो। कांटों से भरा ताज यहाँ कांटों से कहते हैं भरा लोग ताज इसे। आप कह लीजिए, या हम हम्म। कहते हैं ओखली है जिसमें हाँ। मूसल का डर क्या है, सिर दे दिया आपने। पूरे प्रदेश की जनता आपको तो देखती है। मेरे पास बहुत ऑप्शंस थे, हाँ। और मैं चाहता तो ये ऑप्शन नहीं लेता, फिर बिल्कुल। भी मैंने ये ऑप्शन लिया। हाँ। तो मुझको जिंदगी ने ऐसा बना दिया धक्के मार मार के कि आज मैं चैलेंजेस ढूंढता हूँ। हाँ। और मैं हंस के यहाँ लोगों से BMHRC में भी ये बात कहता हूँ कि जिस दिन BMHRC का काम खत्म हो गया उस दिन मेरा काम खत्म हो गया, अरे क्योंकि उसके बाद मेरे करने के लिए कुछ नहीं है। कितना मुझे हाई जिंदगी में उच्च स्तरीय सोच के कुछ साथ करने हैं के आप। लिए चाहिए, हाँ। करना है मुझे। मुझे करने के लिए चाहिए। वो एक एड्रेनलिन शरीर में दौड़ती रहनी चाहिए, नहीं तो लगता है कि यार क्या किया, नहीं पूरा मैं दिन खराब हो गया। हम भी कहेंगे मे मास्टर ब्लेस, क्योंकि आप जिस लेवल पे काम कर रहे हैं, आप जाने अनजाने देश के लिए जी। असेट्स की तरह काम कर रहे हैं। मैं इस शब्द को हर बार यूज करता हूँ जहां मैं ऐसे लोगों को पाता हूँ। और मेरे लिए तो ये पर्ल्स हैं। वो बेसिकली एक फियर था जो बेसिक अल्टीमेटली एक पर्सनालिटी में एक फोर्स में डेवलप हो गया, कन्वर्ट करता गया। कन्वर्ट करता चला गया, जिसके बाद बाकी सब चीजें अपने आप होती चली गई। अब उसमें आप अगर बात करें पॉजिटिवनेस की या ईश्वर की, तो आपको क्या लगता है ईश्वर का किस तरह से मैं बहुत सहयोग रहा है? रिलीजियस हूँ, हाँ। मैं बहुत रिलीजियस हूँ, इसीलिए मैं और जानना चाहता हूँ क्या ईश्वर को आप किस तरह बचपन से से बहुत देखते हैं? रिलीजियस रहा हूँ। माता का बहुत बड़ा भक्त रहा हूँ हमेशा से। जी। दुर्गा सप्तशती मैं हमेशा पढ़ता रहता हूँ। क्या बात है। और सहस्त्र नाम पढ़े समय बिना समय निकाल पाते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, सहस्त्र नाम पढ़े बिना मैं घर से नहीं निकलता। क्योंकि जैसा बताया जाता है आपके बारे में कि आप लगभग 2 बजे रात को सो पाते हैं जी। और सुबह रूटीन जिंदगी शुरू होती है। सुबह रूटीन तो जिंदगी आप शुरू। 16-18 घंटे सेवा देते ही हैं। जी। तो सब चीजें कर पाते हैं आप? भगवान के लिए 5 मिनट निकालना तो जरूरी है, लाजमी है। क्या बात है। एक उससे याद आया मुझे कि आपके बारे में बहुत जाना है और फेसबुक पे भी देखा आपके बारे में कि आप वीडियो फोटोग्राफी और फोटोग्राफी इनमें आपका बहुत अंदर से हॉबी है। इसके बारे में जरा बताइए आपकी हॉबी क्यों और कैसे आपने डेवलप की और कैसे बने आप? ये भी वैसे ही शुरू हुई जैसे मैं मेडिकल स्कूल में आया। हाँ। जब मैं 10th पास करके 11th में गया, जी। तो एक सब्जेक्ट होता था CBSE बोर्ड में SUPW, हम्म। सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क। हाँ। तो उसमें मेरे पास दो ऑप्शंस थे, एक वुड क्राफ्ट था और दूसरा फोटोग्राफी था। जी। तो मुझे लगा कि लकड़ी काटने से बेहतर है कि फोटोग्राफी सीखी जाए। और फोटोग्राफी सीखने में जो मेरा यानी वो चॉइस था, आपको फंसाया गया ईश्वर के द्वारा कि आप गॉड गिफ्टेड नहीं, है? एक और ऑप्शन भी था उसमें, एक और हाँ। चीज भी थी हाँ। कि वुड क्राफ्ट वाले जो है वो बैठ के एक वेयर हाउस में लकड़ी काटते थे, और जो फोटोग्राफी वाले होते तो कैमरा टांग के घूमते थे। अच्छा। तो उनको स्कूल के बाहर निकलने को मिलता था। तो स्कूल टाइम में आपको स्कूल के बाहर एक पीरियड 1 घंटे के लिए निकलने को मिले सब्जेक्ट ढूंढने के लिए। और वैसे भी ये आर्ट से संबंधित सब्जेक्ट है, तो मैंने अक्सर देखा है कि इसमें चूंकि आपने प्रोफेशन मेडिको लिया, वो भी इमोशनल हार्ट वालों का है। जी। और आपने इधर वीडियो सॉरी फोटोग्राफी की बात करें, वो भी एक बताएं ऐसा आर्ट है जिसमें ईश्वरता की बहुत जरूरत पड़ती है। अक्सर हमें बताएं वो आईज वही देता है कि जो हम देखना चाहते हैं वो हमें बता दे और हम उसको शूट कर पाएं और निकाल पाएं।
तो आपने कहीं ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ हो जहां आपको लगा हो कि उस ईश्वर ने कहा ये शॉट्स बनाने? मुझे ऐसा लगता है कि इसमें दो चीजें हैं। देखिए, एक विजुअलाइजेशन है, जी। जिसमें आप ये विजुलाइज करते हैं कि अगर मैं इस शॉट को ऐसे लूंगा तो ऐसे लगेगा। विजुअलाइजेशन ज्यादातर कैमरे के बाहर किया जाता है। आप लोकेशन देख रहे हैं, जैसे हाँ। मैं यहाँ से घर अपना देख रहा हूँ, हाँ। तो मतलब एक विजुअलाइजेशन आता है कि अगर मैं फोटो खींचूंगा तो वो फोटो कैसी आएगी। हम्म। फिर दूसरा विजुअलाइजेशन थ्रू कैमरा होता है, जिसमें हम्म। आपको कुछ चीजें दिख रही हैं और कुछ चीजें नहीं दिख रही हैं, और आप ये मान के चलते हैं कि ये इमेज ऐसी आएगी। तीसरा जो प्रॉपर फोटोग्राफी है वो इज ए स्किल। जी। आज की तारीख में हर आदमी फोटोग्राफर है, बिकॉज यू हैव ऑटोमेटिक कैमरास जिसमें आपको कुछ नहीं करना होता, हम्म। आपको सिर्फ लेके बटन दबाना होता है। हाँ, क्लिक तक सीमित लेकिन है। जिस जमाने से हमने शुरू किया उस जमाने में एसएलआर तो बहुत ही रेयरिटी होती थी, जी। फिल्म कैमरास होते थे, हाँ। और उसमें अगर आपका अपर्चर, आपकी शटर स्पीड ठीक नहीं आई, हाँ। तो आपकी जब रील धुल के आती थी तो पूरी की पूरी काली या सफेद हो जाती थी। आज की तरह आधुनिक कैमरे नहीं आज थे की उस तरह समय। आधुनिक कैमरे नहीं थे कि जिसमें आपको पहले प्रीव्यू मिल जाए कि आपने क्या खींचा, हाँ। या प्रोग्राम हो जाए ये क्या कैमरे शॉट करने जा रहे हो क्या आप? शॉट हाँ। करने जा रहे हो। हाँ। तो उससे शुरू करने के बाद जब आपको एक बार फोटोग्राफी की एबीसीडी आ जाती है, हम्म। एक्स वाई जेड भी आ जाता है, जब आप एग्जाम पास कर लेते हो, 2 साल का कोर्स मैंने पास किया फोटोग्राफी में। हम्म। अच्छा, उसके आपने बाद प्रोफेशनल कोर्स भी किया बाद में? नहीं नहीं, वो एसयूपीडब्ल्यू का एग्जाम होता है, फुल एग्जाम? फुल अच्छा। एग्जाम होता है हाँ। बोर्ड हाँ। एग्जाम के साथ। हाँ। हाँ। एंड वो मैंने ऑप्शनल सब्जेक्ट में था आपके? ऑप्शनल सब्जेक्ट में है, तो मैंने ए बेहतर। ग्रेड के साथ वो एग्जाम पास किया। बहुत शानदार। उसके बाद तो सिर्फ प्रैक्टिस रह जाती है। अभी तक हम सोचें, अगर पुराने समय से बात करें, एक अंदाजा बता सकते हैं आप कितने हजार फोटोज आप खींच चुके हो? लाख, में जाना पड़ेगा। कम से कम 20 लाख। कम से कम 20 लाख फोटोज जी। खींच चुके हैं। शायद आपको जानकारी हो, प्रदेश की जनता को, कि जो आप सामने देख रहे हैं, जो मेडिको प्रोफेशनल हैं, जिनका एक हॉबी है फोटोग्राफी, वो बता रहे हैं कि लगभग 20 लाख फोटोज से ज्यादा आज वो कर चुके हैं शॉट। तो जब हम एक ऐसी शख्सियत के साथ में हैं जो एक इमोशनल हार्ट रखता है, तो मैं डॉक्टर साहब ये समझना चाहेंगे कि आपने इससे फिर प्रोफेशनली आगे जाके, मैंने देखा कि आपने कभी भी कहीं फोटोज किसी भी गैलरी में नहीं भेजे, कहीं नहीं भेजे। क्या रीजन था? आप अपने आप टाइम को नहीं मिलता पब्लिसिटी में क्यों नहीं लाना टाइम चाहते? नहीं मिलता था। हम्म। बेसिकली शौक जो था वो, चूंकि वो आगे बढ़ के हॉबी हो गई, जी। क्योंकि प्रोफेशनली आप डॉक्टर हो गए तो फोटोग्राफी प्रोफेशन नहीं बना, तो ये हाँ। हॉबी बन गई। हाँ। जब फोटोग्राफी हॉबी बन गई हाँ। तो ये हुआ कि इसको शेयर करते हैं, तो शेयर हाँ। फ्रेंड्स के साथ शेयर करना शुरू हाँ। किया, और वो आज भी फ्रेंड्स के साथ ही शेयर करते हैं। यानी हम ये समझें कि कभी आपको समय मिला तो आगे आप अपनी एक गैलरी लगा पाए? डेफिनेटली, आप उम्मीद डेफिनेटली, करें डेफिनेटली। मैं इस समय कोशिश कर रहा हूँ, गंगा का मेरे पास बहुत ज़्यादा है, मैं कलेक्शन बनारस से बढ़ा है? बहुत जुड़ा रहा। मैं सन 85 में पहली बार बनारस गया, वहाँ से लेके 96 तक मैं बनारस रहा, फिर इधर 2005 तक मैं फिर बनारस रहा। तो बनारस का मेरे पास गंगा का, हरिद्वार क्योंकि सहारनपुर के पास है ही है, हाँ। गंगा का मेरे पास बहुत बड़ा कलेक्शन है, और सन 84 से मेरे पास कलेक्शन है। बिल्कुल। मतलब अगर बनारस के उस समय के घाट आप देखें तो उसमें बांस की छतरियां होती थी जो आज प्लास्टिक की छतरियां हैं। कभी आपको घाट पे कांच का टुकड़ा नहीं नजर आता था, आज आपको ग्लास फेकेड बिल्डिंग्स नजर आती हैं। हाँ। तो गंगा का पूरा परिवेश, पूरा का पूरा फेस चेंज हो गया है। यानी हम भविष्य में तो देश उस को एक गैलरी के रूप में देख पाए, एक गैलरी के रूप में या एक किताब के रूप में, जो भी क्योंकि मुझे हमें टाइम हम मिलेगा। हमें लगता है कि शायद देश उस आपकी उस विजन से, उस कल्पना से भी उन आंखों को भी देखना चाहेगा जो इस तरह से समेटती हैं चित्रों में। तो उस पर आप काम करेंगे और समय निकालेंगे, मैं कोशिश तो करता हूँ। क्योंकि वैसे भी कहा जाता है डॉक्टर नेवर रिटायर। नहीं, देखिए, फोटोग्राफी पे भी मैं अपने पेज पे भी कोशिश ये करता हूँ कि कम से कम एक फोटोग्राफ रोज डाल दूँ, हाँ। अच्छा। तो अपनी एल्बम में अपडेशन चलता रहे। पूरी एल्बम लगातार तो नहीं, लेकिन हाँ, कोशिश ये रहती है कि वीक में 5-6 आप नए फोटोग्राफ्स उसी एल्बम में ऐड करते चले जाएं। हम्म। क्योंकि अगर मैं पूरी की पूरी एल्बम ऐड करता हूँ तो उसके विषय में कुछ नहीं बता पाऊंगा, ना अपर्चर लिख पाऊंगा, ना शटर स्पीड लिख पाऊंगा। जी। तो वो फोटोग्राफ भाई फोटोग्राफ जाना पड़ता है, कैप्शंस जाने पड़ते हैं, लोकेशन देनी पड़ती है। तो एक फोटोग्राफ को अपलोड करने का मतलब करीब करीब आधा घंटा लगता है।
एक मैं आपको यहाँ पर उस पर ले जाना चाहूंगा। हम बात करेंगे हमारे प्रदेश की जनता के लिए। जब प्रदेश की जनता, चूंकि आप मेडिको हैं, तो दो तरह से पूछेंगे। एक तो हम आपके इस हॉबी के बारे में जानना चाहते हैं कि अगर नए स्टूडेंट्स देश में आपकी तरह प्रोफेशनल, चूंकि आप मेडिको में हैं, लेकिन अगर वो वीडियो प्रोफेशनल, फोटो प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, तो उन्हें आप क्या संदेश देना चाहते हैं जिससे कि वो उस मकाम को हासिल करें जो वो कल्पनाओं में सोचा करते हैं? हम फोटोग्राफर की बात करेंगे पहले। देखिए, फोटोग्राफी का मुकाम हासिल करना तो बहुत आसान है। जी। अ, जो मैंने अपने दोनों बच्चों को फोटोग्राफी सिखाई है, जी। और बड़ा वाला तो इस समय एसएलआर हैंडल करता है। जी। शुरुआत हमेशा की है हम लोगों ने डिजिटल कैमरास से, हाँ। जो एम एंड शूट है। जी। क्योंकि किसी भी फोटोग्राफर को मैं जो पहली चीज सिखाना चाहता हूँ, जो हमें सिखाई गई, वो ये हाँ। है कि हॉरिजॉन को हॉरिजॉन्टल रखना, अच्छा। इमेज को हॉरिजॉन्टल रखना। मेरा फोटोग्राफर मुझसे एग्री करेगा, टेढ़ा नहीं होना चाहिए। अच्छा। वो जो ये। वो जो हॉरिजॉन्टलिटी आती है इमेज हाँ। में, हाँ। चाहे वो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल रखें या हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल रखें, हम्म। इमेज सीधी होनी चाहिए और हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए। अच्छा। तो पहली चीज तो ये सिखाते हैं हम लोग, ठीक जो है। सिखाते हैं। दूसरी चीज ये है कि जब यानी आप इमेज हॉरिजॉन्टल रहे, ये पूरी कोशिश रहे हमें। हॉरिजॉन को हॉरिजॉन्टल रखना है। ठीक है। ठीक। इमेज जब आपको दिख रही है तो उसमें हॉरिजॉन हॉरिजॉन्टल दिखना चाहिए, एंगल नहीं होना चाहिए उसमें, उसमें टिल्ट नहीं लाइए। टिल्ट नहीं लाइए। ठीक है। दूसरी चीज जो हम लोग सिखाते हैं वो ये है, जिसको हम कहते हैं बैलेंस। जी। जब भी आप इमेज खींचते हैं तो उसमें फोरग्राउंड होती है, ऑब्जेक्ट होता है और बैकग्राउंड होती है। बिल्कुल। तीनों का बैलेंस आपको लेके आना है। फोरग्राउंड को। फोरग्राउंड भी आना चाहिए इमेज हाँ। में, इमेज भी आनी चाहिए और और बैकग्राउंड बैकग्राउंड भी भी ले आना रहे हैं हम। चाहिए। तीनों कैसे तीनों का कर बैलेंस सकते हैं? ये आपको बड़ी बनाना परेशानी है। है लोगों से, अक्सर होता है गड़बड़। ये अक्सर गड़बड़ होता है, हम्म। और ये प्रैक्टिस से ही आएगा। अच्छा। ये प्रैक्टिस से ही आएगा। नॉर्मली हाँ। हम लोगों का जो, हम लोग ये मान के चलते हैं कि स्काई यूजुअली शुड बी लेस देन वन थर्ड। ठीक है। उससे ज्यादा स्काई लेंगे तो आपको पूरा ऊपर का ब्लू दिखेगा, हाँ। आपकी इमेज छोटी होती चली हाँ। जाएगी। और कुछ एक मेरी इमेजेस हैं जिसमें आप देखेंगे कि स्काई बहुत ही कम लिया हुआ है, हाँ। या एक आध इमेज आपको दिखेगी जिसमें दो पहाड़ के बीच में स्काई दिख रहा है, अदरवाइज स्काई नहीं दिख रहा है। अच्छा। तो वो कंपोजिशन टू कंपोजिशन वेरी करता है। हाँ। लेकिन यानी कुछ उस समय इमेजेस जैसी ऐसे आते जरूरत हैं, हो, उस जैसी समय जरूरत हो, जैसी जरूरत हो। जैसे आप मेरा पेंगोंग लेक का अगर शॉट देखेंगे, जी। तो उसमें वन थर्ड वन थर्ड वन थर्ड है लगभग। सभी चीजें। तीनों चीजें लगभग एक तिहाई है। अच्छा। क्योंकि उसमें जो मैं दिखा रहा हूँ इमेज में, वो ये दिखा रहा हूँ कि जो ऊपर आपको बादल और स्काई दिख रहे हैं, उसी का ठीक रिफ्लेक्शन नीचे आ रहा लेक है। में आ रहा है। हाँ। तो अगर मैं उन दोनों को बराबर कैप्चर नहीं करूंगा हाँ। हाँ। तो सिमेट्री नहीं आएगी। हाँ। तो वो फोटोग्राफ तो सिमेट्री फोटोग्राफ, यहाँ पर मैटर करेगी। हाँ। सिमेट्री मैटर हाँ, करेगी। अगर तीनों सिमेट्री ग्राउंड्स को आप मैटर उठा करेगी। रहे हैं। हाँ। अगर मैं नीचे का रिफ्लेक्शन दिखाऊं और अगर ऊपर आपको नहीं दिख रहा कि हाँ। किसका रिफ्लेक्शन आ रहा हाँ। है, तो हाँ। वो इमेज बेकार है। हाँ। उस हाँ। इमेज का जो इफेक्ट आ रहा है वो इसी से आ रहा है कि आपको जो ऊपर दिख रहा है वही आपको नीचे दिख रहा है। हाँ, वो आप बताना चाहते हैं ना। हाँ। मिररिंग हो रही है। बिल्कुल बेहतर। तो उसको दिखाने के लिए आपको इक्वल कैप्चर करना पड़ेगा। अगर आप इक्वल कैप्चर नहीं करेंगे हाँ। तो सिमेट्री नहीं आएगी। ये तो बहुत शानदार आपने एक प्रॉपर्टी बता दी फोटोग्राफर कैमरामैन के लिए। डॉक्टर साहब, अगर मेडिको में चूंकि आज बच्चे जाना चाहते हैं लगातार, तो आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं कि वो किस तरह से स्टडी में बढ़े? आज मेडिकल साइंस बहुत हाईटेक होता जा रहा है। जी, देखिए, मेडिकल में पढ़ने का यह है कि सबसे पहली चीज तो यह है कि मैं हमेशा यही कहूंगा कि उसी सब्जेक्ट में जाएं जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। बेहतर। आज वो स्टेज नहीं है मेरी वाली जिसमें कि मेडिकल और इंजीनियरिंग के सिवा कोई अल्टरनेटिव नहीं हाँ। है। आज बहुत अल्टरनेटिव है। जर्नलिज्म अपने आप में एक बहुत बड़ा अल्टरनेटिव है। बिल्कुल। जर्नलिज्म है, इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिज्म है, हाँ, और हम जैसे ई मीडिया मैनेजमेंट में है। आ गए हम लोग। हाँ। आप मीडिया में आ गए, हाँ। मैनेजमेंट है, हाँ। फिर सॉफ्टवेयर्स, हार्डवेयर्स। आज की तारीख में तो आप देखिए तो अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज हैं, बिल्कुल। और ऑल आर गुड अपॉर्चुनिटीज। यानी हम किन्हीं भी तरफ बढ़ सकते हैं, किसी भी तरफ बढ़ हमने सकते हैं। सोचना है किस तरफ जाए। अगर आपका इंटरेस्ट मेडिकल में हाँ। आपको है, हाँ। तो मेडिकल में बेसिकली रिक्वायर्स डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क। तेरा दो चीजें ओके। हैं। बहुत नंबर वन, शानदार बात। फोकस होनी चाहिए। ठीक है। आपको अपने गोल पे केंद्रित रहना है। हाँ। और अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट या सेकंड अटेम्प्ट में नहीं क्लियर करते हम्म। तो आपको घबराना नहीं है, बहुत बेहतर। दुगनी तैयारी के साथ फिर आगे बढ़ना है। बेहतर। क्योंकि यहाँ अगर आप में प्रिजर्वेंस नहीं है जी। तो आप मेडिकल के लिए वैसे ही अनफिट है। बहुत शानदार बात, बहुत शानदार। यहाँ तो द पहला प्रिंसिपल मेडिकल का यही है, नेवर गिव अप। ये होनी नहीं आपको चाहिए हार कभी हमारे नहीं अंदर। माननी है। हाँ। आपको हार कभी नहीं माननी है।
आपकी लड़ाई पूरी जिंदगी चलनी है, लड़ते रहना है। और उसके लिए फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाए बहुत अच्छी बात, सेकंड में हो जाए बहुत अच्छी बात, नहीं होता तो थर्ड अटेम्प्ट दें। और बहुत दूसरी चीज यह है कि जब आप अटेम्प्ट दे रहे हैं हाँ, तो अपने बीएससी कोर्स को अगर साथ के साथ जारी रख सकें तो बहुत अच्छा हो। पैरेलल में। हाँ, हाँ प्लान भी बहुत जरूरी होता है हाँ लाइफ में। हाँ ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि जब हम करते हैं, हम ड्रॉप कर देते हैं। हाँ। ड्रॉप करने से नुकसान ये होता है कि अगर आप इधर का प्लान ए आपका फेल हो गया तो आपका प्लान बी भी फेल हो जाता है। बिल्कुल। क्योंकि अगर आप साइंस ग्रेजुएट हो जाते हैं और उसके बाद मास्टर्स हो जाती है आपकी हम्म, बायोटेक्नोलॉजी में या बायो इंजीनियरिंग में, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में, जेनेटिक्स में, बहुत शानदार। तो भी आप आज की तारीख में डॉक्टर के इक्विवेलेंट गवर्नमेंट जॉब्स में जा सकते हैं और हाँ, प्राइवेट आपके पास बहुत क्योंकि अपॉर्चुनिटी। बिकॉज आपने लाइफ प्लान किया ना, आप साइंस ग्रेजुएशन भी साथ लेके चल रहे थे। यानी जैसा डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि हमें अगर लाइफ में बढ़ना है तो प्लान होना चाहिए, नेवर गिव अप आपके अंदर होना चाहिए। और इस मुलाकात से जो मैंने पाया, जो मैंने समझा इस प्रदेश के लिए, कि हम प्रोफेसर मनोज पांडे की बात करें, डॉक्टर मनोज पांडे की बात करें, तो ये आपको एक ऐसी सीधी अप्रोच देना चाहते हैं कि आप बस एक संदेश याद रखिए, एक सूत्र याद रखिए, अगर डॉक्टर साहब की बात आपको समझ में आती है, कि नेवर गिव अप। थैंक यू। थैंक यू थैंक डॉक्टर मनोज पांडे। थैंक यू।